तो चलिए अब हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज दालमिया भी जुड़ चुके हैं। निकुंज सर, वेरी गुड मॉर्निंग। और ये वीकेंड काफ़ी न्यूज़ हैवी रहा। टीसीएस अर्निंग्स का रिव्यू, साथ ही ईरान इजराइल का टेंशन, उसके बाद बीजेपी मैनिफेस्टो, ढेर सारी चर्चाएं करनी है। पर सबसे पहले सर, जिसको लेकर ग्लोबल बाज़ारों में भी थोड़ा टेंशन है, ईरान इजराइल। आज गिफ्ट निफ्टी भी नेगेटिव संकेत दे रहा है ओपनिंग के। कितना सीरियस हो सकता है ये मैटर इस बार, क्योंकि हमने एक बार ऑलरेडी रशिया यूक्रेन से थोड़ा लेसन ज़रूर लिया है। तो जिस तरीके के अभी नियर टर्म में चाल देख रहे हैं, वो भारतीय बाज़ारों के लिए कैसी रह सकती है और ग्लोबली भी? देखिए, जो पॉलिटिकल टेंशन ऐसे होते हैं उनके बारे में बोला नहीं जा सकता है। किसी ने रशिया यूक्रेन नहीं सोचा था और किसी ने सोचा नहीं था कि गाज़ा स्ट्रिप में इतना टेंशन होगा। मगर हकीकत है कि जो पॉलिटिकल टेंशन आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मगर मार्केट हमारे लिए अच्छी खबर ये है, बुरी खबर में अच्छी खबर क्या है, यह है कि भाई क्रूड के अंदर कोई बहुत बड़ा उछाल नहीं देखने को मिला है, बिकॉज ईरान इज़ अ लार्ज स्विंग प्रोड्यूसर। ईरान का ऑयल अगर मार्केट में नहीं आता है तो उसका नियर टर्म में काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है सप्लाई को लेकर के। तो क्रूड के अंदर हमने देखा कि कोई बहुत बड़ा उछाल नहीं है, ग्लोबल मार्केट्स में बहुत बड़ा पैनिक नहीं है। तो मार्केट शायद आपको ये बोल रहा है कि जो मुद्दा रहेगा शायद ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं हो सकता है। आने वाले कल के अंदर अगर पॉलिटिकल टेंशन बढ़ जाती हैं, जो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ जाती हैं, तो जाहिर सी बात है मार्केट डिफरेंट व्यू लेगा, मगर वो नहीं हुआ है। और दो बातें और हैं कि ग्लोबल मार्केट्स में हमने देखा था कि पिछले हफ्ते नरमी का रुख था, इन्फ्लेशन ज़्यादा थी। क्रूड और कमोडिटी प्राइसेस जब ऊपर जाते हैं तो सीधा इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पर आता है। तो जब इन्फ्लेशन ऊपर जा रही है, जो पॉलिटिकल टेंशन हो चुका है, ग्लोबल मार्केट्स नर्वस थे। इन तीनों को मिलाकर के अगर आप एक मार्केट व्यू बनाएंगे तो मार्केट व्यू मंदी का बनेगा, मगर ऐसा नहीं है। एशियन मार्केट्स नीचे हैं मगर कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। मार्केट के अंदर भय, फेयर ऐसे वर्ड्स अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं सब। तो अच्छी खबर ये है कि मार्केट के अंदर एक चिंता है, मगर कोई बहुत बड़ी रिएक्शन हम देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो हो भी सकता है कि यह जो चिंता की आंधी है यह थोड़े समय में नॉर्मलाइज भी हो जाए। पर आज स्क्रीन देख करके आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है उसकी वजह से नियर टर्म में इंडियन मार्केट को बड़ा प्रभाव हो सकता है। निकुंज सर, गुड मॉर्निंग। अगर हम बीजेपी के मैनिफेस्टो यानी कि संकल्प पत्र की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि फॉरवर्ड लुकिंग भी हैं। हालांकि आयुष्मान भारत का दायरा बढ़ाने की बातचीत की गई है, 3 करोड़ नए घर बनाने की बात है, और ये भी कहा गया है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग, ग्रीन हाइड्रोजन, बायोफ्यूल में तेजी लाएंगे। आपके हिसाब से मेजर हाईलाइट्स क्या हैं जिनके कि बाजार से भी हमें लिंकेजेस तलाशनी चाहिए? देखिए अभिषेक, अगर हम मैनिफेस्टो की बात करें तो संकल्प पत्र एक प्रकार का विजन डॉक्यूमेंट है। नॉट इंडिया ऑफ 2029, इंडिया ऑफ 2050। उस पाथ पर अगर भारत को जाना है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ, फिजिकल डिसिप्लिन, नए सेक्टर्स जिनके अंदर से आपको जीडीपी की ग्रोथ आए, एनर्जी के अंदर सेल्फ सफिशिएंट, एंड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बड़ा स्केल अप। और एग्रीकल्चर को लेकर के हम देखते हैं कि एक हमेशा समस्या रही है, उसको लेकर के भी नए इनोवेटिव आइडियाज़। तो इन सब चीज़ों को अगर मैं मिलाऊं तो सबसे बड़ी इकॉनमी के लिए जो स्टैंड आउट फीचर है वह यह है कि भाई सरकार ने जो मैनिफेस्टो में प्रॉमिस करा है, बीजेपी ने कि वह फिजिकल डिसिप्लिन को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, वह इकॉनमी का जो इम्पैक्ट है वो और बढ़ाएंगे, वह एमएससी और एमएसएमई को लेकर के जो इतने सारे चैलेंजेस अभी हैं उनको ख़त्म करने का ट्राई करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है इंडिया की एनर्जी डिपेंडेंस में इंपोर्ट का जो इम्पैक्ट है वह कम करना चाहेंगे। एग्रीकल्चर को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहेंगे और मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के नए चीज़ें ईजाद करी जाएंगी। कुल मिलाकर के ये जो मैनिफेस्टो है ग्रोथ डोमिनेटेड मैनिफेस्टो है। अभिषेक, जो आइडियाज़ आज छोटे लग रहे हैं वो बड़े हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर किसी ने नहीं सोचा था कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इतनी बड़ी हो जाएगी। किसी ने नहीं सोचा था कि एप्पल जैसी कंपनी कोविड से पहले जो हिंदुस्तान में एक भी फ़ोन नहीं बनाता था, अब रफली 1.5 से 2% प्रोडक्शन उनका ग्लोबल प्रोडक्शन अब इंडिया से आता है। तो कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जो कि भारत की इकॉनमी के डायनेमिक्स बदल सकते हैं। इमेजिन करिए आपकी अगर ऑयल इंपोर्ट पे डिपेंडेंस कम हो गई। इमेजिन करिए एग्रीकल्चर सेक्टर जिसके अंदर हमेशा हम देखते हैं सप्लाई चेन और क्रॉप और इरिगेशन और मॉनसून को लेकर के इम्पैक्ट आता है, आप ग्लोबल सप्लाई चेन बना सकते हैं। हिंदुस्तान में क्या है जी, हिंदुस्तान के अंदर लैंड अवेलेबल है, लेबर अवेलेबल है और टैलेंट अवेलेबल है। इन तीन चीज़ों को अगर मिलाएंगे तो आप एक काफ़ी बड़ा एक ग्लोबल
फायर पावर क्रिएट कर सकते हैं, और मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर में और एनर्जी सेक्टर में वही करा जा रहा है। ठीक है निकुंज सर, गुड मॉर्निंग। टीसीएस के नंबर्स भी आपने देख लिए होंगे, टीसीएस के साथ साथ पूरे आईटी का भी एक जरा आकलन दे दीजिए। टीसीएस के नंबर अच्छे थे डिम्पी, मगर आईटी का आकलन आपको शायद इन्फोसिस या एचसीएल टेक के नतीजों के बाद ही पता लगेगा, बिकॉज हिस्टोरिकली हमने देखा है टीसीएस हैज डन मच बेटर देन द मार्केट। टीसीएस के लिए अच्छी खबर है कि कई क्वार्टरों के बाद इन्होंने अर्निंग एस्टिमेट्स को बीट करा है। इनके मार्जिन अब 26 से 28% इनकी जो लॉन्ग टर्म रेंज थी उसमें आ चुके हैं, और गए क्वार्टर के लिए इनकी जो ऑर्डर बुक थी वो $13 बिलियन से बढ़ी है। तो ऑर्डर आ रहे हैं, सब कह रहे थे जो ऑर्डर आ रहे हैं तो मार्जिन कहाँ है, तो मार्जिन भी आ चुके हैं। एक बड़ा इम्पैक्ट हम देख रहे हैं प्रोडक्टिविटी गेन का इनके उसमें बिजनेस में आ रहा है, बिकॉज हालांकि इस सेक्टर में कुछ हेडविंड्स थी, मगर बिकॉज ऑफ प्रोडक्टिविटी गेन या इम्प्लीमेंटेशन ये देख रहे हैं कि नेट मार्जिन करीब 1 बिप्स एक्सपैंड हुआ, जो कि लार्ज बेस पर काबिल तारीफ है, क्योंकि स्टॉक आउट परफॉर्म कर चुका है। और इस स्टॉक के अंदर हमने देखा था टाटा सन्स की कुछ दिनों पहले सप्लाई आई थी, तो अपसाइड मुझे लगता है उसकी वजह से रिस्ट्रिक्ट हो सकती है। मगर ये बात तो तय है कि अगर इन्फोसिस के नतीजे अगर अच्छे आते हैं, और इन्फोसिस भी बोलता है कि भाई वर्स्ट इज बिहाइंड अस, जो टीसीएस बोल चुका है कि दैट FY25 विल बी बेटर देन FY24, मुझे लगता है कि इस सेक्टर अब बड़ी गिरावट में बायम डिक्लाइन हो सकता है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच इन 3 अहम मुद्दों पर अपनी राय रखने के लिए। बहुत शुक्रिया आज फिर से समय निकालने के लिए। गुरांग शाह हमारे साथ हैं। गुरांग सर बहुत बहुत शुक्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं ओवरऑल ईरान वाला मैटर आपसे पता करता, लेकिन उसको थोड़ा पीछे छोड़ देता हूँ। मैं पहले आपसे टीसीएस के बारे में पता कर लेता हूँ। सर टीसीएस के नंबर भी देखे होंगे आपने, मोटा मोटी कमेंट्री भी देख ली होगी, हाउसेस की रिपोर्ट्स भी देख ली होंगी। थोड़ी बहुत जो रिपोर्ट्स नहीं देखी होंगी वो हम आपको टीवी पे दिखा देते हैं, स्क्रीन पर आप देख लीजिएगा। सर आपका टेक क्या है? जिनके पास नहीं है उनके लिए बताना, जिनके पास है वो तो खैर फायदे में ही है। धन्यवाद डिम्पी आपका, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो डिम्पी, पता नहीं आपको ये जानकारी है या नहीं, लेकिन काफी समय से जब काफी लोग बाजार में आईटी क्षेत्र से दूर रहने की हिदायत दे रहे थे या फिर नसीहत दे रहे थे, तब से हमने आईटी क्षेत्र पर निर्णायक तरीके से निवेश की निरंतर राय। मैं पिछले 6 महीने या साल भर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पिछले 2 साल, 3 साल, 4 साल की मैं बात कर रहा हूं। और हमने ये भी बताया था डिम्पी के ठीक है, थोड़ी बहुत तकलीफ है, और किसी भी शेयर बाजार में किसी भी क्षेत्र में कुछ एक अंदरूनी या फिर अंतर्राष्ट्रीय कारणों को लेकर के दिक्कतें आ सकती, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या इसका ये तात्पर्य निकालना कि आप अपनी लंबी अवधि का निवेश में परिवर्तन कर दे आईटी क्षेत्र में अगर आपका है, तो हम ये नहीं समझते। 3200 पर भी हमने वही राय दी थी, 3500 पर भी यही राय दी है, और आज जहां पर 4000 के पास खड़ा हुआ है, आज भी हम यही राय दे रहे हैं कि अगर आपका निवेश है तो बने रहे, नहीं है तो आप निवेश करने की सोच सकते हैं। नतीजे जो आए हैं उसको देख करके लक्ष्यांक हमने भी ऊपर की तरफ बढ़ाए हैं। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा डिम्पी के आज के तारीख में जिस तरीके से साइबर अटैक्स, साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, उसको सुरक्षित करने के लिए चाहे वो छोटी, मझौली, बड़ी अंतरराष्ट्रीय कंपनी हो, इन सभी को आईटी क्षेत्र की सेवाओं का उपयोग करना पड़ेगा अपने आईटी पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए। और ये सिर्फ 1 साल या 2 साल की मैं बात नहीं कर रहा, ये मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूं। जैसे जैसे ऑटोमेशन होगा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होगी,